पिछले सेशन में किया था 13 तक, लास्ट वाला हमारा था 656, हमने अप्रोक्सीमेशन कर लिया था इसका, ठीक है, दैट वाज द आंसर। नाउ विल गो अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2013 का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे सामने, देखो ध्यान से। ये बोलता है बेस्ड ऑन द इक्वेशन E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻18 जूल इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये क्या फंडा है ये जरा समझते हैं। हमने रीडबर्ग कांस्टेंट में देखा था, यानी कि जो वेवलेंथ का इक्वेशन हमने देखा था लास्ट सेशन में, वहां पर रीडबर्ग कांस्टेंट को यूज करके और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने जो कन्वर्जन फैक्टर लिया था वो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर था। ये किस लिए था? ये एक सर्टन एनर्जी की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ढूंढने के लिए था, ठीक है। ये इक्वेशन किस लिए था? एक सर्टन एनर्जी की क्या वेवलेंथ ढूंढने के लिए ना। हमने इक्वेशन सॉल्व किया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिसकी उसकी सबसे कम एनर्जी होगी ना, लीस्ट एनर्जी होगी। तो एनर्जी और वेवलेंथ का जब फंडा आता है तब हमने ये वाला इक्वेशन यूज किया था। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है आपको एक गिवन इक्वेशन है, बेस्ड ऑन द इक्वेशन इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, दैट इज E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻18 जूल इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये क्या फंडा है इसका? ये एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, -2.178 इंटू 10⁻18 जो है, दैट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। कैसा फंडा होता है देखो समझो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर फर्स्ट शेल की मैं बात कर रहा हूं, अच्छा हाइड्रोजन में एक ही शेल है बच्चों, तो उसके पहले शेल, पहला आखिरी वही है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू मुझे स्टैंडर्ड यहां पर दी हुई है, वो है 2.178 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है। माइनस साइन के साथ दी हुई है, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन का मतलब हम लोग समझेंगे अभी, ओके। अब अगर सपोज मुझे किसी हायर शेल के लिए चाहिए, वो मुझे बोलता है कि भाई सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए कितनी एनर्जी है वो बताओ। पहली बात तो ये। दूसरा, हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट के लिए वो पूछ रहा है, तो उसके लिए जो फैक्टर है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वो आपको काम आएगा कन्वर्जन के लिए। कैसे? जेड की वैल्यू क्या है? जेड का मतलब क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर। क्या है बच्चों? जेड एटॉमिक, ठीक है, तो बेसिक है, सबको आता ही है, जेड इज एटॉमिक नंबर। और एन यहां पर है नंबर ऑफ द शेल, शेल का नंबर, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 11 के बेसिक्स में पढ़ा है, ठीक है। और नहीं याद है तो ये समझ लो, जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली द नंबर n, ठीक है ना। 4 क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं वो भी अभी पढ़ाऊंगा। तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी एलिमेंट का, मतलब किसी और एलिमेंट का कोई भी नंबर ऑफ शेल का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आप बता सकते हो। सपोज आपको कोई पूछेगा कि भाई सोडियम के तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी ये बताओ, तो आप बोलेंगे ठीक है, सोडियम का जेड है 11 और थर्ड शेल की आप बात कर रहे हो, मतलब n इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू को मैं 11 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रही बात? सिंपल हो है ना। कोई आपको पूछेगा कि सोडियम के थर्ड शेल के लिए करना, अच्छा कोई आपको ये पूछता कि भाई कार्बन के सेकंड शेल के लिए करना, तो आप क्या बोलते? अच्छा कार्बन का नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6 है, और सेकंड शेल बोला मतलब 6 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे कर देते आप। तो बहुत सिंपल फंडा ये आ जाता है, जहां पर आपको उन्होंने ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो दी हुई है, ये आपको वैल्यू लर्न करनी है एक्चुअली, ठीक है। इसका डेरिवेशन वगैरह भी होता है, बट आपको एमसीक्यू में डेरिवेशन थोड़ी कोई पूछने वाला, आपको तो वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि भाई फर्स्ट शेल की जो सबसे सिंपल बेसिक जो शेल है उसकी जो एनर्जी वो कितनी है, -2.178 इंटू 10⁻18 जूल है, ठीक है। अच्छा अभी एक मिनट, आ गया ये। तो वो बोल रहा है कि इसका इस स्टेटमेंट से आपको कौन सा सेंटेंस नॉट करेक्ट है वो ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज ऑफ एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो उसकी एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। हाँ ऑफ कोर्स, एक शेल में इतनी एनर्जी है, दूसरे शेल में इतनी एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। यस, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर n इक्वल टू 1
electron has more negative energy than it does for n equal to 6, which means that electron is more loosely bound in the smallest orbit. क्वेश्चन को, उस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, बी सेंटेंस को, उसमें बहुत ही एक स्टूपिड स्टेटमेंट उसने लिखा है और वो स्टूपिड स्टेटमेंट गलत है, और क्यों गलत है समझते हैं। वो आपको बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, और ये तो आपको बचपन से सिखाया गया है, आपने सीखा हुआ है पहले बहुत बार कि अगर ये न्यूक्लियस है बच्चों और ये सबसे पहला ऑर्बिट है यानी कि शेल है, ये दूसरा शेल है, और अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर है, ये न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा कि टाइटली बाउंड होगा? नजदीक वाला टाइटली बाउंड होगा, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना वो, तो जो नजदीक वाला है, छोटा ऑर्बिट है, उसका तो टाइटली बाउंड होगा। और बी स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है? लूजली बाउंड, तो दैट इज इनकरेक्ट ऑब्वियसली, है ना। जो आउटर मोस्ट होता है ना वो लूजली बाउंड होता है, ठीक है। ओके, आ जा। नेगेटिव साइन का मतलब मैंने अभी बताया, नेगेटिव साइन का मतलब समझेंगे। नेगेटिव साइन का सिंपल मतलब ये है कि energy of the electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electrons were at infinite distance from the nucleus. तो इसमें ना बेसिकली वो फंडा लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे पढ़ाया जाता है? यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड देन चार्ज को धीरे धीरे नजदीक लाते हैं, तो जितना आप उसको नजदीक लाओगे उतनी उसकी एनर्जी कम होती जाती है। कम होती है मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है, दैट इज व्हाट द नेगेटिव साइन मीन्स। और लास्ट बोलता है लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिट। ऑब्वियसली यार, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, जितने बड़े शेल में जाओगे उतनी वैल्यू, रेडियस भी बड़ा होगा और उतनी एन की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो सब सही स्टेटमेंट है। तो बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जिक फोटोन। फोटोन क्या है? बेसिकली वो वेवलेंथ, जब हम लोग वेवलेंथ की बात कर रहे थे ना, एक वेव की बात कर रहे थे, तो उसका जो पार्टिकल है उसको फोटोन बोलते हैं। लाइट के पार्टिकल को आप फोटोन बोलते हो। अगेन ये फिजिक्स में सबने पढ़ा, बहुत बेसिक चीज है ना। तो वो बोल रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जिक फोटोन। लीस्ट एनर्जिक फोटोन, तो याद करो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर टाइम पहले बताया था कि ई यानी कि एनर्जी जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है ना। क्वेश्चन 15 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आ जाएगा। एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है बच्चों? तो आप बोलोगे सर वो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। ये किया था लास्ट टाइम भी, याद है ना। तो n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर। अब बताओ 6 से 1 जा रही है पहले, अगर मैं ये बात कर रहा हूं, समझो 6 से 1 या फिर 5 से 4 या 6 to 5 या 5 to 3, तो कहां पर ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो लीस्ट होगी? तो ए और डी को तो मैं पहले एलिमिनेट कर दूं, बोलो क्यों? 6 से 1 मतलब मैं अगर ऐसा कहूं 1/6 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर, ये हो सकता है क्या? ये तो नेगेटिव में आ जाएगा ना बच्चों। मतलब बेसिकली नेगेटिव में मतलब एज इन बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, है ना। 6 और 1 के बीच में 5 का डिफरेंस है। क्या मेरे को लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन चाहिए, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना, मेरे को लीस्ट एनर्जेटिक चाहिए। अच्छा, 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 6 और 5 में भी 1 का डिफरेंस है, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है। तो मेरा आंसर बी और सी में से होगा। क्या ये सबको चमक रहा है? ओके, बी और सी में कंपेयर करके देखते हैं। आप मुझे बताना बी और सी में से वैल्यू छोटी कौन सी है? छोटी वैल्यू जो रहेगी वो आंसर रहेगा, है ना। 1/5 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। सी क्या है? 1/6 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा बोलूं 1/25 माइनस 1/16, राइट। और यहां पे आएगा 1/36 माइनस 1/25। कौन सा छोटा नंबर है? ध्यान से देखना। एन इजियर वे टू डू दिस वुड बी, आप ऐसा करो, आप n2 ग्रेटर देन n1 कंसिडर करोगे तो उल्टा करके देख लो, तो और इजी हो जाएगा ना।
अगर नेगेटिव में आपको नहीं देखना है तो आप ऐसा करके देखो, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब देखो 1/16 माइनस 1/25 समझ में आ रहा है, और ये 1/25 माइनस 1/36। 11 और ये 9। कौन सा छोटा नंबर है आप बताओ अभी? ऑप्शन सी ऑब्वियसली, दैट विल बी द लीस्ट एनर्जी, राइट। आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यू नो ये बहुत बड़ा डिनोमिनेटर है, ध्यान से देख लो, 25 इंटू 36, तो ओवरऑल ये जो ये फ्रैक्शन है ये बहुत छोटा नंबर हो गया, बोलो हाँ कि ना, सीधी बात है। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, ज्यादा इसमें ओवर थिंक नहीं करना है, बहुत सिंपल। अच्छा, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ hydrogen is minus 328 kilojoule. Therefore, energy of fourth Bohr orbit will be how much? ठीक है, ओके। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज minus 328 किलोजूल पर मोल, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट विल बी हाउ मच? तो हाइड्रोजन एटम दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हाइड्रोजन एटम दिया है, यस बच्चों। तो क्या मैं बोलूं Z की वैल्यू 1 है, बोलो हाँ कि ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अच्छा, उसने मुझे बोला कि भाई पहले N जो है वो सेकेंड शेल में था, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट, तो N की वैल्यू 2 है, तो मेरे को उसने 2 N की वैल्यू दी है ना, N2 भी है और N4 भी है। N2 के लिए उसने मेरे को आंसर दे दिया, N2 के लिए उसने मेरे को आंसर क्या दिया है बताओ क्वेश्चन में, उसने बोला भाई जब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था तो उसकी एनर्जी माइनस 328 थी, तो जब वो फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? क्या ये बात क्लियर हुई? वो ये कह रहा है हमसे, तो यहाँ पे इक्वेशन बड़ा सिंपल है। अच्छा, ये गिवन भी लिख देता हूँ, E2 वो बोल रहा है -3, E2 मतलब एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल, ऐसा समझ, वो सिंपल भाषा में लिखा है ना। E2 इज माइनस 328 किलोजूल पर मोल, और वो पूछ रहा है आपसे E4 की वैल्यू, E4 की वैल्यू। तो ये तो काफी सिंपल है, Z² अपॉन N² से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, सीधी बात है। तो फोर्थ शेल के लिए चाहिए आपको 328, आपको वैल्यू दी हुई है, माइनस में ही रहेगा ऑब्वियसली, और Z² यानी कि 1² और N² यानी कि 4² से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -4 इंटू 328 इंटू 1/16, ये 4 जा, आंसर क्या आया? आंसर आएगा आपका -82, यानी कि आंसर ऑप्शन बी। करके देख लो, 4 8 जा 32 और 4 2 जा, यस, -82 किलोजूल, दैट इज योर आंसर, सिंपल। Okay, next question. Again, similar type of pattern of questions will be repeated, so we can go a little faster. 17th. The frequency of radiation that is emitted when electron jumps from N4 to N1, वही values वापस, of hydrogen, given that ionization energy is 2.18 into 10⁻18 and H का value is this much, है ना। तो यहां पर देखना, दो चीजें आपको दी हुई है, क्वेश्चन 17 में आपको दो चीजें अलग अलग दी हुई है, दोनों फॉर्मूले लगाने, और दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने बहुत बार कर लिए, तो हमारे लिए काफी इजी है अभी। चेंज ऑफ एनर्जी डेल्टा ई जो है वो कितना रहेगा? वो रहेगा ई गिवन एनर्जी इंटू 1/N2² अपॉन 1/N1², यानी कि वो 4 से 1 में जा रहा है ना, तो यहाँ पे रहेगा 1/4² माइनस 1/1², ठीक है। और ये सारी वैल्यू तो आपको दी हुई है, तो आपको डेल्टा ई मिल जाएगा फटाफट। चेंज इन एनर्जी कितना मिलेगा? -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 1/16 माइनस 1, राइट। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, ऐसे ही रख रहा हूं। और साथ ही साथ उसने मुझे ये भी बोला है कि उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी। फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला तो बहुत टफ वाला फॉर्मूला था, पिछली बार 10 बार किया था, क्या था?
E इज इक्वल टू एच न्यू, एच सी बाय लैम्डा और एच न्यू। न्यू क्यों लिया मैंने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछा है क्वेश्चन में। अगर वेवलेंथ पूछा होता तो मैं क्या लेता बच्चों, एच सी बाय लैम्डा लेता। सीधी बात है, ये क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो एच न्यू, तो न्यू की वैल्यू क्या हो गई, न्यू की वैल्यू क्या हो गई आपकी डेल्टा ई बाय एच। डेल्टा ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी याद करो, -2.18 इंटू 10 माइनस 18 था ये, हाँ ये था ना वैल्यू, हाँ इंटू 10 - 18 अपॉन h की वैल्यू कितनी थी 6.6 इंटू 10 - 34 एंड दिस होल थिंग वाज 1/16 - 1, यानी कि 1/16 - 1 कितना हुआ बच्चों, -1 - 16, तो -15/16 हुआ, -15/16 है ना, 1 - 16/16 ऐसा होता है ना, तो -15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पहली बात तो ये क्लियर, ये माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस हो गया। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेशन को, चलो करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इसमें चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि बहुत क्लोज वैल्यूज है और डेसिमल्स में दी हुई है। तो अपन ट्राई करेंगे कि जितना अपन एक्यूरेटली ला सके आंसर। ठीक है, एल सी कितना एक्यूरेटली आ सकता है अपना आंसर। तो 2.1 करता हूँ मैं, 2.18 को 2 नहीं कर रहा हूँ, 2.1 कर रहा हूँ, ताकि एकदम क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर आ जाए। इनफैक्ट 2.18 को मैं 2.2 कर देता हूँ, ताकि वो 6.6 से कैंसिल हो जाए। देखो इंटू 15/16 और -18 है और नीचे -34 है, -34 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +34, और -18 और +34 हो जाएगा 10⁻16। यस, ये हो गया हमारा 3 ये हो गया हमारा 3 × 1 = 3 5 तो बेसिकली मेरा आंसर आता है 5/16 इंटू 10⁻16, तो 16 3 × 48 होता है, मतलब 0.31 इंटू 10⁻16, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकेंड। 3.1 क्लोजेस्ट आंसर क्या है 3.08, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल। यहाँ पे फंडे क्या लगाने हैं, 2 सिंपल फंडे लगाने। जब आपको वो बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ने एक शेल से दूसरे शेल में जंप मारा तो एनर्जी का चेंज हुआ, पहली बात तो ये, तो एनर्जी का चेंज तो हमको आता है, फिक्स्ड एनर्जी इंटू 1/n² - 1/n²। ठीक है, ये फिक्स हो गया हमारा एनर्जी चेंज। और दूसरा हमारा प्लैंक्स इक्वेशन था, दैट इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी, या एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। सिंपल कैलकुलेशन आ जाती है, दैट इज आंसर इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट देखें, वो बोल रहा है 18th क्वेश्चन में, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर एक नया इक्वेशन, आपको नया फॉर्मूला और नया इक्वेशन समझेंगे आप। पहले मैं सिखा देता हूँ आपको कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसको अपन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स का नॉलेज लगेगा बच्चों आपको। फिजिक्स में आपने 3 काइनेमैटिक इक्वेशन पढ़े बेसिक वाले, वो कौन से 3 काइनेमैटिक इक्वेशन याद कर लो। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, है ना। तो यहां पर उसने अपने को पूछा क्या, क्वेश्चन को समझ लो, बहुत सिंपल सवाल है, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। वो बोलता है भाई इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहां पर आपको वो घुमा रहा है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से पढ़ो। हाइड्रोजन के पास पहला शेल है, वो उसका ग्राउंड स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली कहां रहता है, फर्स्ट शेल में रहता है। तो ओरिजिनल पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, ये तो आपने पढ़ा है स्कूल में भी, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, उसकी
ग्राउंड स्टेट बोलते हैं कि नहीं। और जब वो उसको एनर्जी मिलती है और वो हायर शेल में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कैन आई से सेकेंड शेल। ध्यान से समझना, फॉर हाइड्रोजन, सुनना ध्यान से, फॉर हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू फर्स्ट शेल, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज बेसिकली सेकेंड शेल। क्लियर हुआ ये सभी बच्चों को? अच्छा, अगर वो बोलता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो क्या बोलते हैं, थर्ड शेल। क्या ये बात बीच में गई है ना? नाउ इन दिस केस अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो इसका मेरे को एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो सिंपली अप्लाई करना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, है ना? और बोलोगे सर हाफ mv स्क्वायर तो ठीक है, चलो मान लिया, बट हमें इसका मास नहीं पता, है ना? और मास तो क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका बेसिक फॉर्मूला जो है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, और बेसिक फॉर्मूला ध्यान से देखना, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, समझो क्या है वो। इट इज इक्वल टू पाई ई स्क्वायर बाय एन एच द होल स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, पाई ई स्क्वायर बाय एन एच, ये आपकी वेलोसिटी है। क्या है, पाई ई स्क्वायर बाय एन एच, ये आपकी वेलोसिटी है बेसिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। नाउ ये टेक्निकली डिराइव किया जाता है आपके हाइजेनबर्ग इक्वेशन और श्रोडिंगर इक्वेशन से। आई नो ये थोड़ा सा चाइनीज साउंड करेगा कुछ बच्चों को, ठीक है। दीज आर कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट taught to you as such in depth, especially not from a neat point of view. एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मेंशन करके छोड़ दिया उन्होंने। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ हम इन डेप्थ सीखते हैं, उसके फॉर्मूले और इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं काफ़ी बार, पर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा इन डेप्थ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज पाई ई स्क्वायर बाय एन एच इज हाउ यू डिराइव द वेलोसिटी, ठीक है। You don't write this will seem over complicated to you. You write a slightly simpler version of the same formula which will be easy for you to learn. En आपको उसने फर्स्ट शेल में इतनी एनर्जी ऐसा बोला है, या सेकंड शेल में इतनी एनर्जी इतना बोला है, और nth शेल में एनर्जी पूछा है, ठीक है, nth शेल में एनर्जी पूछा है। नाउ यहां पर क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल है, उसने सेकेंड शेल की ही एनर्जी दी भी है और सेकेंड शेल की ही पूछी भी है, सेम ऑर्बिट की पूछी है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या उसने शेल चेंज किया? क्वेश्चन को पढ़ो, क्या उसने शेल चेंज किया? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है सेम ऑर्बिट सेम शेल, है ना। तो यहां तो आंसर बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है, यहाँ पे तो आंसर ए है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, बट मैं आपको इन जनरल एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं जो आपको ज्यादा यूज नहीं आएगा, बट लिख के दे रहा हूं कि अगर सपोज उसने कोई और शेल के लिए पूछा होता तो आप क्या करते, तो उसका फॉर्मूला आप यूज करेंगे -2 पाई स्क्वायर me⁴ अपॉन n² h²। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एज आई मेंशन्ड, h का वैल्यू यानी कि 6.6 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर करना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 का raised to 4 करना, इतना आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आता है एग्जाम में, और लॉग टेबल भी नहीं रहेगा आपके पास ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस आर जनरली नॉट आस्क्ड, मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से कि फॉर्मूला लिखने के लिए बोल रहा हूँ। अब आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि भाई आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकंड शेल में एनर्जी उसने कितनी दी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बच्चों, और वो बोल रहा है सेम ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो अगर सेम ऑर्बिट है तो एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी, बोलो हाँ कि ना। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया ऑप्शन, सीधी बात। और आप बोलोगे सर उसने क्वेश्चन में माइनस दिया है, आंसर ए जो है वो प्लस में क्यों है?
क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी अगर उसके पास ओरिजिनली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी तो वो रिलीज होते वक्त जब वो पोजीशन पे उसकी, जैसे आप बोलते हो ना काइनेटिक गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा, है ना, वैसे यहाँ पे फंडा भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जब वो ऑर्बिट में था तो नेगेटिव में थी एनर्जी, जब रिलीज होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगी। समझ में आई बात? और काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव में ही होगी ना यार, इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है, सीधी बात है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th वाला डायरेक्ट फैक्चुअल है, उसमें कुछ सिखाने जैसा नहीं है। साइंटिस्ट का नाम पूछा है, किसने बोर की थियरी को मॉडिफाई किया था? द आंसर इज सोमरफेल्ड। ठीक है, बोर की थियरी को, नील्स बोर की थियरी को मॉडिफाई किसने किया था? सोमरफेल्ड। अभी ये आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना नहीं है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियर ऐसे डायरेक्ट लाइन में मेंशन नहीं है ये इसका नाम। ठीक है, बहुत ऑब्सक्योर जगह पे इसका दिया हुआ है पर डायरेक्टली नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। कैसे? बाय एलिमिनेशन। ए, बी और सी तो रॉन्ग है ही ना, तो बाय एलिमिनेशन मेरे को मालूम होना चाहिए कि आंसर डी है। कैसे? रदरफोर्ड ने क्या दिया था? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, सबको मालूम है, बोर के बहुत पहले। थॉमसन ने तो उसके भी बहुत पहले प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, वो भी मालूम है। और हंड ने क्या दिया था? हंड्स रूल दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, है ना। तो ए, बी और सी तो मालूम है मुझे कि आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली बाय एलिमिनेशन मेरा आंसर क्या आ गया? डी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, बोर ने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, और सोमरफेल्ड ने सिर्फ इतना बोला था कि भाई एलिप्टिकल होते हैं ऑर्बिट, सर्कल नहीं, एलिप्स के शेप में। ठीक है, चलो, तो ये बहुत सिंपल चीज है, फैक्चुअल है, आपको याद रख लेना है। सोमरफेल्ड वाज द वन हु मॉडिफाइड नील्स बोर का एटॉमिक थियरी। नेक्स्ट है हमारा बोर्स एटॉमिक रेडियस फॉर n1, यानी फर्स्ट शेल का रेडियस 0.53 है, तो सेकेंड शेल का रेडियस कितना होगा? ठीक है, और ये तो सबसे इजी फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth शेल इज n स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल। सिंपल, क्या है? रेडियस ऑफ nth शेल इज n स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल। कौन से शेल का पूछा है बच्चों आपको? सेकेंड शेल का पूछा है। पहले वाले की वैल्यू क्या दी है? 0.53, तो 4 इंटू 0.53, आंसर बताओ क्या आया? 2.16 ना, 3 4s are 12, 2.12, yes, 2.12 एंगस्ट्रॉम, दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब आपको देखना है, मैंने पहले ही पेज पे आपको सारे फॉर्मूले भी लिख के दिए हुए, वैसे आप देखोगे तो यहां देखना, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख के दिया है, कैन यू सी दैट? आर एन इज एन स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, लिखा है मैंने डायरेक्ट। आर एन यानी कि रेडियस ऑफ nth शेल इज n स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, है ना। और फर्स्ट शेल की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है आपके लिए, देखो 52.9, क्वेश्चन में पढ़ो कितनी दी है? 53, बरोबर ना बच्चों? यस, यहाँ पर 52.9 है, वहां पर मैंने, यहाँ पर इन्होंने 0.53 दी है, 52.9 मैंने नैनोमीटर में लिखी हुई थी, और यहाँ पर उन्होंने आई थिंक एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, यस, है ना, इस तरह से। तो आंसर आ गया दिल्ली, यानी कि डी। चलो नेक्स्ट देखें, 21। वो बोलता है इन बोर्स मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 1 to 3 हाउ मच एनर्जी विल बी रेडिएटेड और अब्सॉर्ब्ड? हाउ मच एनर्जी विल बी रेडिएटेड और अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो यहां देखेंगे, नाउ देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड वे टू सॉल्व दिस। कैसे? फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करो, फिर थर्ड शेल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करो, फिर दोनों को माइनस करके चेक करो। वो एक तरीका, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अपन कौन सा वाला फंडा यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी किया, यहां पर आपको याद हो तो, ये देखो हमने कैसे किया था चेंज इन एनर्जी, याद है? रिडबर्ग कांस्टेंट जो आपका जो भी वैल्यू है इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये अपन हमने किया ना ऐसा, बस वही हमको वैल्यू वैसे इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। यानी कि ये देखो -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन
1/3² माइनस 1/1²। क्यों? क्योंकि n1 और n3 ऐसा दिया है ना, फर्स्ट से थर्ड शेल में जा रहा है, तो 3² माइनस 1²। अच्छा, तो अगेन फंडा देखो जरा, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 1/9 इंटू 1/9 माइनस 1, तो -2.18 इंटू 10⁻18 ये हो जाएगा आपका -8/9। यस, कैलकुलेशन सही है मेरी? -8/9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा, 2.18, 2 और 1, 3 और 8 नहीं जाएगा 9 से। सपोज 2.19 कर लूं मैं इसको, कर लूं मैं इसको, समझो। तो ये 3 से जाएगा, फिर 3 3 जा 3, हाँ 3.7 जा 21 और 3.70 है ना, ऐसे जाएगा ना बच्चों। ओके, तो ये जाएगा, और इसको भी 72 कर लेता हूं मैं रफली, समझो, तो वापस 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 0.24, तो बेसिकली 0.24 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻18, तो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 0.192 इंटू 10⁻⁻18, तो 1.92 इंटू 10⁻⁻17 बरोबर है। अच्छा, अब यहां पर देखना एक कैच है, मैंने आप लोगों को कन्वर्जन सिखाया है जूल और अर्ग का, है ना। 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग्स, बोलो हाँ कि ना, है ना। अच्छा सॉरी, मैंने इसको डेसिमल को गलत कर दिया ना, 0.0192 ऐसा इंटू 10⁻17। सो 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग्स। अब क्वेश्चन में उसने चारों ऑप्शन आपको अर्ग्स में दिए, और नॉर्मली मुझे एनर्जी किस में मिलती है, जूल में मिलती है। यस ऑफ कोर्स मेरे को जूल में मिलती है। तो मैंने आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ एक सिली मिस्टेक किया लगता है, 0.24 इंटू 8 विल बी 1.92, यस 1.92, सो 0.192 इंटू 10⁻⁻17 ये होगा 10⁻7 अर्ग की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 0.192 इंटू 10⁻⁻10 अर्ग्स। क्यों? मैंने 7 ये कम कर दिए, क्यों? क्योंकि मेरे को जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मैं अगर कन्वर्जन नहीं भी करूं तो एबीसीडी में से डायरेक्ट मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा करेक्ट आया है, ऑप्शन डी, है कि नहीं। ये सबसे सिंपल तरीका है इसको करने का। जैसा मैंने कहा कि अगर आप ऑनलाइन इसके कोई सर्च करने जाएंगे मेजॉरिटी जगहों पर, या जो बुक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिन बुक्स में दिए हुए हैं, वहां पर उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से किया है, दोनों का एनर्जी इंडिविजुअली निकाला, फिर बैठ के सब्ट्रैक्ट किया, फिर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर किया, बहुत हेडेक है। उससे अच्छा ये सिंपल तरीका, ऐसे करो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है हमारे लिए। हमें अब इक्वेशन याद हो जाना चाहिए, n1² और n2², वो जो मेन है हमारा फंडा 1/n1² माइनस 1/n2², वो फंडा हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। और ये जो वैल्यू है ये तो फिक्स्ड है, अगर एनर्जी है तो ये यूज करेंगे, और वेव नंबर था तो 10977 वाला नंबर यूज करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। चलो देखें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज नंबर 21 ना। 22, radius of hydrogen atom in ground state is 53, the radius of lithium in a similar state is, है ना, radius of lithium in a similar state is। तो अगेन यहां पर फंडा क्या था, रेडियस पूछा है उसने, यानी कि आर एन इज n² इंटू आर। अभी दैट वाज फॉर हाइड्रोजन, मतलब कि बाय 1, हाइड्रोजन के लिए 1। अगर किसी और एलिमेंट के लिए तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय z। फॉर लिथियम बताओ z की वैल्यू क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। आंसर आ जाएगा, चलो करें फटाफट।
एन स्क्वायर, यानी कि वो बोल रहा है ग्राउंड स्टेट के लिए ना, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट शेल की बात कर रहा है वो, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट शेल की बात कर रहा है, तो ये तो 1 स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू कितनी दी है 0.53, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, क्या बोलते हैं, जेड की वैल्यू मुझे पता है ना कितनी है 3, तो 0.53/3 0.3 से जाएगा 17 3 जा 51 होता है 0.017, नो सॉरी 1 square into 0.53/3 0.17, yes 0.172 angstrom is your answer, that is option C। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेशन को देखो तो बहुत इजी है, 17 3 जा 51 होता है, मुझे 53 चाहिए तो 51 और 2 यानी कि 0.172, विच इज माई क्लोजेस्ट आंसर, आंसर इज ऑप्शन सी 0.17 एंगस्ट्रॉम, सिंपल। अगेन यहाँ पर फंडा क्या है, सपोज मेरे को वो हाइड्रोजन के लिए बोलता तो मैंने क्या किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सिर्फ n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, दैट वाज फॉर हाइड्रोजन बिकॉज z का वैल्यू कितना था 1 था। अभी लिथियम है तो मेरे को क्या करना है, डिवाइड बाय z। सपोज वो आपको सोडियम के लिए बोलता तो आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 11, सीधी बात है। ओके, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट, energy of electron in the nth Bohr orbit of hydrogen, very simple question, energy of electron in the nth orbit is minus 13.6 upon n square electron volt। अच्छा, आप ऑप्शन को देखो तो सब में 13.6, ये तो फिक्स है। हाँ, अभी मेन हमारा फैक्टर क्या है, कन्वर्जन फैक्टर हर जगह पे हम लोगों ने यूज किया है, हर जगह पे n स्क्वायर का फैक्टर हमने यूज किया है, दैट इज सीधा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth Bohr orbit is 13.6 by n square। one mistake is there in the options, they have not given minus sign, the options should contain a negative sign here, please understand that, so please change the options that you have to write the minus sign there। एक्चुअल फॉर्मूला में माइनस साइन है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जब शेल के अंदर है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी, जब वो बाहर जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी तब वो पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 24th वाला, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ, स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, आंसर इजीली आ जाएगा। इनमें से किसका नंबर ऑफ एटम्स हीलियम से डायरेक्टली मैच करता है बच्चों? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैसे हीलियम के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यस एवरीबॉडी। लिथियम Li+ के पास कितने हैं? 2। Na के पास 11 और He+ के पास 1। किसका मैच कर रहा है? यानी कि आंसर है सिंपल, इतना सिंपल। स्पेक्ट्रम क्या है ये तो पिछले सेशन में समझाया था, आप लोग को याद है? एक पैटर्न होता है वेव्स का जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। हमने 5 सीरीज की थी स्पेक्ट्रम की, कौन सी थी बच्चों? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, जिसमें से विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी थी? बामर सीरीज। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम आपको पूछ रहा है भाई सिमिलैरिटी, ये तो कोई बेसिक बहुत बच्चा अभी बता देगा कि भाई सिमिलैरिटी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस यानी लिथियम आयन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली आंसर होगा बॉम्बे यानी कि बी। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला है बॉस, आंसर आपको आता है ऑलरेडी, बता दो। इफ r is the orbit, r is the radius of first orbit, then radius of nth orbit is, मैंने अभी बहुत बार ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, n स्क्वायर इंटू r, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आपके क्वेश्चंस ये सॉल्व हो जाएंगे। और ये मैंने आपको पहले भी कहा कि ये चैप्टर को ध्यान से कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिया है 90% यहां पर आपका वो चैप्टर कवर हो जाता है।
ठीक है, ओके। डी ब्रॉली वेवलेंथ जो है आपका, इसका क्वेश्चन जनरली कम पूछा जाता है, बहुत रेयर है कि आपको इसके डी ब्रॉली वेवलेंथ वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट विल सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। चलो 26 क्वेश्चन को देखो। In the hydrogen atom, the de Broglie wavelength of electron in the second Bohr orbit is given that Bohr radius is this much. तो बोर रेडियस उसने मतलब फर्स्ट शेल का रेडियस आपको दिया है 52.9 पिकोमीटर, ऑलरेडी हमको मालूम है 0.53 एंगस्ट्रॉम। मैंने भी आपको वैल्यू लिख के दी है ऊपर टेबल में, आपको ऑलरेडी अभी 2-3 क्वेश्चन में हमने देख भी लिया 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो आपको मालूम है। वो बोल रहा है भाई अगर पहले शेल का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है यानी कि 52.9 पिकोमीटर है, तो उस सेकेंड उस हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट की वेवलेंथ क्या होगी, सेकेंड ऑर्बिट की वेवलेंथ क्या होगी। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जो मैंने आपको इसमें लिख के दिया शीट में, देखो MVR का फॉर्मूला मैंने लिखा है। MVR क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ये सर्कुलर मोशन चैप्टर में। MVR एक्चुअली मैं बताया ना, इसमें बहुत सारा फिजिक्स अप्लाई होता है ना। यहां पर MVR जो लिखा है मैंने, ये एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंट है ना, ये सर्कुलर मोशन में आता है। थोड़ा सा इसका फंडा समझा देता हूं, नहीं तो आप लोग लॉस्ट फील ना करो। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है, करेक्ट। तो फिजिक्स के सर्कुलर मोशन के इक्वेशन यहां अप्लाई होंगे। सर्कुलर मोशन में वो बोलता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, MVR, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, बरोबर बात है। अच्छा, अभी यहां पर इस चैप्टर में हम जो फॉर्मूला यूज करें वो बहुत सिंपल है, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। क्या है, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये एक्चुअली बोर्स थियरी का मेन पॉइंट ही यही था। उसने ये बोला था कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल है और ऑर्बिट में घूम पा रहा है। सो हमें ये पता है कि MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो आप बोलेंगे ठीक है, यहां पर वो मुझे कौन से ऑर्बिट के लिए ढूंढने को बोल रहा है, चेक सेकेंड, यानी कि n की वैल्यू कितनी लू, 2। h का वैल्यू आपको पता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, सबको मालूम है कि नहीं। r की वैल्यू सेकेंड शेल के लिए r मैं निकाल सकता हूं, अभी तो किया फॉर्मूला 2 स्क्वायर इंटू R0, है ना। तो क्या मेरे लिए यहां पर इसका जो लैम्डा है वो निकालना इजी होगा, करके देखते हैं। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। सो यहां पे मैं बोलूंगा n मतलब 2 इंटू H/2 पाई, तो ये कैंसिल, मतलब H/2 पाई ये हो गया। सो मैं ऐसे कहूंगा कि H इज इक्वल टू MVR पाई। ये इक्वेशन क्लियर हुआ। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, सेकेंड शेल के लिए है, तो 2 और 2 कैंसिल, पाई को ये बाजू लेके गया, H को एक साइड रखा, तो H इज इक्वल टू MVR बाय पाई। करेक्ट बच्चों, हाँ ये मेरा इक्वेशन 1। ध्यान से देखना, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल करेंगे। H इज इक्वल टू MVR बाय पाई, ये मेरा इक्वेशन मैंने डिराइव किया, ये मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा आपको, ये मैंने अभी आपके सामने डिराइव किया। ये एक ही इक्वेशन हमको मालूम था, इससे मैंने ये डिराइव कर लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा फेवरेट इक्वेशन तो पता ही है सबको, क्या, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा, है ना। अच्छा एक हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करना है ना, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है ना। हाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो और भी इजी है। वो बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में H इज इक्वल टू MV इंटू लैम्बडा। डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलता है H इज इक्वल टू MV लैम्बडा, और यू कैन से लैम्बडा इज इक्वल टू H बाय MV। दिस इज माय इक्वेशन 2। बोथ आर इक्वल टू H, यस। इक्वेटिंग 1 and 2 कर दूं,
इक्वेटिंग 1 and 2, क्या हुआ एम वी आर इंटू पाई, तो एम वी लैम्डा। मैंने मास का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ी मुझे? नहीं। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि कैंसिल होने वाला है, एकदम सिंपल, एम वी कैंसिल। तो इन शॉर्ट मेरे को पता चला कि अच्छा आर पाई इज इक्वल टू लैम्डा, और मुझे वेवलेंथ ही तो निकालना है ना, तो वेवलेंथ मेरा बन जाएगा पाई। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 बच्चों। और आर की वैल्यू क्या है? फॉर्मूला अभी किया आपने सेकेंड शेल के लिए, 2 स्क्वायर इंटू R1। R1 कितना था? 52.9। बोलो हाँ कि ना, है ना, इजी हो गया। अच्छा इसको मैं 53 कर देता हूँ जस्ट टू राउंड इट ऑफ। तो ये 22/7 इंटू 4 इंटू 53। चलो इसको अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट कर ले फटाफट। तो 7 7 49, बचा कितना? 4, 7 5 35। तो 22 इंटू 4, 7.5 का डबल 15 और उसका डबल 30, 22 इंटू 30, I made some mistake in calculation. Why is it? I've made some mistake in the calculation, I guess. Pi is 4 into, this will be 22/7, 4, 53, whatever. Question को पढ़े। ओ अच्छा, see I'm making a mistake ना। They have not substituted pi. Check the options. Read properly, read. 211.6 211.6 पाई, पढ़ो ऑप्शन बी। मतलब पाई को एज इट इज रखने का है। 53 4 सा करो 212, मतलब 211.6 पाई। वो लोग ने मल्टीप्लाई किया ही नहीं। देखो सिली मिस्टेक, मैंने भी किया एक्चुअली सिली मिस्टेक कैलकुलेशन में, आप लोग मत करना प्लीज, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ऑप्शन ए जो है ना वो 211.6 दिया है बच्चों, और ऑप्शन बी दिया है 2116 इंटू पाई, बरोबर है। सो दैट इज माई आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। मतलब ये जो पाई है ना उसको वो लोग ने एज इट इज रखा, उसको वो लोग ने मल्टीप्लाई नहीं किया। सो यहां पर हमारा आ जाता आंसर 211.6 पाई पिकोमीटर। Please read the question carefully, don't make the silly mistake that I made. Okay? This is your answer. So that is your option, answer is option B. Next is 27. A 0.66 kilogram ball is moving with the speed of 100 meter per second. The associated wavelength will be. आपको उसने मास दिया है और उसने वेलोसिटी दी है और h की वैल्यू इजी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ डायरेक्ट फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया थोड़ा पहले ही ऊपर। डी ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इज h बाय mv। h बाय mv, व्हाट इज mv? फिजिक्स क्या बोलता है? mv क्या होता है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, फिजिक्स बोलता है ना। तो डी ब्रॉगली ने बोला था भाई h बाय मोमेंटम इज वेवलेंथ। क्या आप लोगों को h दिया है क्वेश्चन में? हाँ। मास दिया है? हाँ। वेलोसिटी दी है? हाँ। बस आंसर आ जाएगा, करो। h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। m की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 0.66, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? वेलोसिटी 100। ये तो बहुत इजी हो जाएगा यार। 0.66 ये 10 तो ऊपर
10⁻³ हो गया, नीचे 10⁻² हो गया, तो ये 10⁻35, 1 इंटू 10⁻35, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्या इजी क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अच्छा ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये लिख देना, ये क्या है, ये मोमेंटम है, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। कुछ रेफरेंस बुक्स अगर आप उठा के देखते हो तो मोमेंटम mv की जगह पे आपको p लिखा हुआ भी मिलेगा, स्मॉल p, ठीक है, मोमेंटम को वो लोग स्मॉल p से भी बताते हैं। 28th वाला फ्रैंकली स्पीकिंग आपको नहीं करना चाहिए वो क्वेश्चन, क्योंकि हाइजेनबर्ग इक्वेशन पे, ठीक है, इसके चांसेस लगभग नील है आने के। ये जेई में पूछा जाता है, नीट में 2008 में ओल्ड सिलेबस में पूछा था, अभी न्यूज़ के हिसाब से ये नहीं आता हाइजेनबर्ग इक्वेशन, तो you can ignore this question, 28th one you can ignore, okay, because I do not want to waste your time in doing things that are definitely not going to be asked, ठीक है। 29th करते हैं, चलो। अच्छा, they have asked you 28, 29, 30 all on Heisenberg only, चलो ठीक है, तो कराना ही पड़ेगा फिर, 2-3 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। चलो, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या था? हाइजेनबर्ग सबने नाम तो सुना ही होगा, जो लोग ब्रेकिंग बैड देखते थे सीरीज उनको तो पता होगा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों, कि आपको इलेक्ट्रॉन का या तो स्पीड पता चलेगा या तो पोजीशन पता चलेगा, दोनों एक्यूरेटली आप नहीं बता सकते। ये वो प्रिंसिपल था, बहुत सिंपल भाषा में ये था। उसने बोला कि भाई या तो स्पीड पता चलेगी या तो उसकी पोजीशन मालूम पड़ेगी, दोनों आपको पता नहीं चल सकता। क्लियर है? तो उसका भाई साहब का जो इक्वेशन था वो ऐसा था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। जरा इक्वेशन समझाता हूं, इसका मीनिंग क्या है जरा समझो। मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा कि मोमेंटम को लोग p भी लिखते हैं, अभी बोला ना मैंने थोड़ी देर पहले, आई जस्ट सेड दैट मोमेंटम को अपन क्या लिखते हैं, स्मॉल p भी लिखते हैं, ठीक है। तो अभी ये काम आएगा, देखो। तो यहां पर डेल्टा p मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, यस, और यहां पर ये जो x है ना, ये पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन। वो बोल रहा है कि आप मोमेंटम और पोजीशन दोनों को जब आप साथ में स्टडी करते हो तो इसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो कभी भी 100% नहीं होगी। पहली बात मतलब अनसर्टेनिटी रहेगी इस कैलकुलेशन में। क्या रहेगा? अनसर्टेनिटी रहेगी, ये उसका फंडा था। ओके, पहली बात तो ये। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। अब किसी भी चीज का मास तो फिक्स होता है ना बच्चों, तो मोमेंटम को अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, डेल्टा वी इंटू एम। क्या ये डज दिस मेक सेंस? मास फिक्स हो गया तो चेंज क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी और पोजीशन चेंज होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/m इंटू 4 पाई। मास को मैं वो साइड लेके आया क्योंकि वो भी कांस्टेंट ही है ना। ओके, अब वो बोल रहा है इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ आर इक्वल। देखना ध्यान से, 28th क्वेश्चन को अब आपको समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। वो क्या बोल रहा है? इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ आर इक्वल, यानी कि उसका ये कहना है कि कंसिडर डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एक्स। समझे? मोमेंटम और वेलोसिटी, सॉरी, पोजीशन और मोमेंटम दोनों को आप क्या करोगे? कंसीडर करोगे इक्वल। अच्छा, मोमेंटम बोला उसने, वेलोसिटी नहीं बोला, ये वाला। तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, ये वाला। डेल्टा पी और डेल्टा एक्स को सेम बोला उसने, तो मैं क्या कर सकता हूं ऐसे केस में? तो मैं क्या कर सकता हूं,
कि मोमेंटम को मैं पोजीशन से एक्सचेंज कर दूं। तो आई विल से, नाउ आई विल से दिस, आई से डेल्टा पी, ठीक है, द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला। लुक एट दिस इक्वेशन अगेन, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज h by 4 पाई। यहां तक क्लियर है? मोमेंटम और पोजीशन दोनों का अनसर्टेनिटी मिलाकर h by 4 पाई इतना वैल्यू मिनिमम बनेगा ही, कम से कम इतना वैल्यू बनेगा h by 4 पाई। अच्छा, कुछ बच्चे जो स्मार्ट है उनको तो ये समझ में आ गया होगा, h एक फिक्स्ड वैल्यू है, h की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यस। और पाई एक फिक्स वैल्यू है बच्चों 3.14, तो h by 4 पाई तो एक फिक्स नंबर हुआ ना, राइट? तो इनडायरेक्टली वो तुमको क्या बता रहा है, हाइजेनबर्ग ये बोल रहा था कि भाई तुम्हारा जो मोमेंटम और पोजीशन का अनसर्टेनिटी है ना, जो एरर है ना, वो इतना मिनिमम तो आएगा ही आएगा, तुम कितना भी कैलकुलेशन कर लो। ये उसका कहने का मतलब था, और ये उसने ऑब्वियसली प्रूव करके दिखाया भी था। Now, what they have given you in the question is consider both as to be the same. तो डेल्टा एक्स की जगह पे मैं डेल्टा पी लिख दूं, तो डेल्टा पी द होल स्क्वायर कर दिया उस इक्वेशन में, ठीक है। और डेल्टा पी को मैंने कैसा लिखा था, m इंटू डेल्टा वी लिखा था, यस, मास इंटू डेल्टा वी द होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर डेल्टा वी क्यों लिया आपने, क्योंकि भाई उसने मेरे को क्वेश्चन में पूछा है अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। क्या ये क्लियर हुआ? यस। तो डेल्टा वी द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई इंटू 1/m स्क्वायर। यहां तक क्लियर? आंसर आ गया। डेल्टा वी कितना है बोलो, रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस हो गया, निकालो स्क्वायर रूट कितना आएगा, m का रूट और इसका 2, तो यानी कि डेल्टा v बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ रूट ऑफ h बाय half 1/2m into root of h by pi, that is option C will be your correct answer, right? Okay, 29 सेम फंडा, एग्जैक्ट सेम फंडा, कैलकुलेट करके देखते हैं फटाफट। 29 अभी इजी लगेगा आपको। क्वेश्चन को पढ़ो 29 में, वो बोलता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा पी दिया है तुमको, कितना है वो डेल्टा पी का वैल्यू चेक करो, 1 इंटू 10⁻⁻18। ओके, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हेन मास इज दिस मच, है ना? ये तो बहुत ही इजी हो गया यार। डेल्टा पी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा p बाय m, आंसर आ गया 1 इंटू 10⁻18 अपॉन 9 इंटू 10⁻28, तो यानी कि ऑप्शंस तो 1/9 इंटू 10⁻10 है ना, 10⁻28 ऊपर गया, और 1/9 कितना होता है बच्चों 9, सब जो ऐसा मैं कर दूं 10/9, तो इसको 10 कर दूं, 10⁻9 कर देगा, 10/9 1.1 इंटू 10⁻9, तो अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10⁻9, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चेक, सबको समझा? चलो विल डू वन मोर, 30th सेम। जब इसमें एक ऑप्शन जो है ऑप्शन सी 1 इंटू 10⁻9, दैट इज योर आंसर। अच्छा, अभी इसमें कैसा है कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको एक ही कॉन्सेप्ट के मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है? मैं तो आपको सारे ही करा रहा हूं वैसे, बट आपको ये समझ में आएगा कि इफ यू गेट वन आइडिया और वन कॉन्सेप्ट, देन मल्टीपल क्वेश्चंस आर रिपीटेड ऑन द सेम टाइप।
so that you get very good practice of it, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30th, सेम टू सेम 30th अगेन इज द सेम. क्या बोलता है 30th में? देखो, mass of electron is this much, Planck's constant is this much, uncertainty of velocity within a distance of 0.1 angstrom is, मतलब पोजीशन का आपको दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम, है ना? तो डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है कितनी? 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना? एंगस्ट्रॉम में दिया है ना. एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, नहीं पता तो जान लो. एच की वैल्यू तो दी हुई है, ठीक है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31. ये भी एक्चुअली पता होना चाहिए सब बच्चों को, वैसे तो पता ही होगा आप लोग को. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी मालूम है. व्हाट इज द दिस थिंग ऑफ वेलोसिटी? तो क्या था? डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई. ये हमारा फॉर्मूला था. तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है? एच बाय 4 पाई इंटू 1 डेल्टा एक्स इंटू 1 एम. जस्ट सब्सटीट्यूट, गेट द आंसर. चलो फटाफट. h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 ऑब्वियसली. डेल्टा x की वैल्यू है 0.1 इंटू 10⁻10 और m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31. बाप रे. ओके, तो पहले अप्रॉक्सीमेशन का फंडा ले लेते हैं अपन. 6.6 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1. ये मेरे एक्चुअल नंबर्स हैं, बाकी फिर मेरे सब 10 के पावर बचते हैं. 0.1 को मैं 10⁻1 ले लूँ बच्चों, है ना? ऑब्वियसली 0.1 को मैं 10⁻1 ले लेता हूँ, ठीक है. ये मेरा नंबर आ गया 1 2 3. हाँ, मेरे नंबर सारे आ गए. -34 ऊपर जाएगा 31 तो वो हो जाएगा -3 और नीचे से -11 ऊपर जाएगा तो +11. तो इंटू 10⁸ ऊपर बचा, ये बचा 10⁸. अब करते हैं हम लोग 6.6 4 3 9. देखते कितना अप्रोक्सीमेशन आता है. एक्चुअली 10 के पावर पे ही पूरा गेम है. अगर आप ऑप्शंस देखेंगे आप, तो आपको 10 के पावर पे पूरा गेम है. एक्चुअली बाकी कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको, आप देखोगे तो 3 2 2 है ना. फिर 4.55 यानी कि 0.55 है ना. तो मैं ऐसा कर देता हूँ ना, 55/9 इंटू 10⁻6. क्या किया मैंने? ये 8 का 2 0 कम करके इसको दे दिया. 55/9 मेरे लिए इजी है कैलकुलेट करना. 9 6 54 6.1 मतलब 6, चलो अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻6. तो 5.79 इंटू 10⁻6 मेरा क्लोजेस्ट आंसर, यानी कि बॉम्बे. B is my correct answer. All you have to see is the power. See, 5.79 into 10⁻6 here. Check what is the answer that I got. I got 6 into 10⁻6. Did you all get this, everybody? So option B is your correct answer. ठीक है बच्चों, एक मैं आप लोगों को काम दे रहा हूँ. यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन अभी रिपीट है आगे के. कौन से? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, बोर्स मॉडल, 35 तक एटलीस्ट. जो नेक्स्ट 5-6 क्वेश्चन है वो मुझे चाहिए कि आप खुद से एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लेना ये क्वेश्चंस को. और अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे के क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे. ठीक है.